हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा चल रहा है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। जनरल टर्म्स में क्या हमने कोएफिशिएंट निकालना सीखा, मिड टर्म निकालना सीखा, ठीक है या फिर कोई भी टर्म आपको दे देता था वो निकालना सीखा, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज उसी को मीन्स जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले मुझे दी है कि इफ़ द फोर्थ टर्म, ये मुझे गिवन है कि इफ़ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज़ 5/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड a। मुझे n और a फाइंड आउट करना है। अगर इस एक्सपेंशन की जो फोर्थ टर्म है वो ये है, फोर्थ टर्म मीन्स मुझे गिवन है कि t4 इज इक्वल टू 5/2। t4 कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कि हम जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो हम लेते हैं tr+1 से। ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास a + b रेज़ टू पावर n है तो इसके लिए जनरल एक्सपेंशन, जनरल टर्म ये होगी tr+1 इज NCR a रेज़ टू पावर n-r एंड b रेज़ टू पावर r, ठीक है। तो मीन्स जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने इस फॉर्म में सीखा था। तो मेरे पास t4 है तो मैं इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 3+1, यानी अब r क्या हो गया मेरा 3 हो गया। मैं फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ लेकिन r क्या रहेगा 3, एक कम, इज इक्वल यही होगा, दैट इज इक्वल टू 5/2। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा देखो, NCR, n क्या है यहाँ पे, पावर मेरी क्या है, पावर तो n ही है, ठीक है। तो ये तो मेरा n ही रहेगा, तो मैं लिख दिया n, C, r क्या है दैट इज़ 3। अब a की जगह है मेरे पास ax, तो ax की पावर क्या हो जाएगी दैट इज़ n-3, यस और नो, यही होगा, n-r होती है। और b क्या है यहाँ पे 1/x होल रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड n एंड a। देखो कैसे करेंगे तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, NC3, ठीक है। इसको करोगे तो अब देखो ax रेज़ टू पावर n-3 अलग अलग कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं इसको लिख देता हूँ a रेज़ टू पावर n-3 इंटू x रेज़ टू पावर n-3 इंटू 1 रेज़ टू पावर कुछ भी हो 1 हो जाता है, और x रेज़ टू पावर 3 मीन्स x रेज़ टू पावर 3 एंड होल इक्वल टू 5/2। नाउ सिंप्लीफाई दिस, NC3 a रेज़ टू पावर n-3 मैंने एज इट इज रखा, और x मेरा क्या है वेरिएबल है, इसकी पावर क्या हो जाएगी x रेज़ टू पावर n-3, और ये 3 जब ऊपर जाएगा डिवाइड करते तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब देखो मुझे मिला NC3 मेरा एज इट इज a रेज़ टू पावर क्या मिला n-3, और ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर n-6, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5/2। ये किसके इक्वल आ गया, मेरा 5/2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, कुछ बोले मेरे पास वेरिएबल a है, n है, x है, इक्वेशन एक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स एक इक्वेशन से तो मैं 2 वेरिएबल भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसने ये बोला कि इसकी जो फोर्थ टर्म मीन्स इसकी जो वैल्यू है 5/2 है। 5/2 का मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसके साथ x है क्या, नहीं है, नहीं है, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज x रेज़ टू पावर 0। कि x रेज़ टू पावर 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कहीं पे भी अगर मुझे 1 दिखता है, 5 दिखता है, यानी कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है, हम बोलते हैं 0। कैसे होती है, वो ऐसे ही होती है कि मान लो 5 है तो उसके साथ मैं x रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है अल्टीमेटली 1 ही होता है। मैं इसको लिखता हूँ 5 × 1 मीन्स 5 ही है ये अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसलिए मैंने x रेज़ टू पावर 0 इसमें ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, x का एक्सपोनेंट जो है, इंडेक्स जो है, x की पावर जो है उसको कंपेयर अगर मैं करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x का एक्सपोनेंट क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंपली कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट, ठीक है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, x की जो पावर है जितनी यहाँ है उतनी होनी चाहिए, तभी तो इक्वल होंगे ना, तभी तो इक्वल होंगे, यस। तो पहले तो मैंने ये किया कि n-6 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, एंड और क्या कर रहे हो भाई, कोफिशिएंट, यानी x के आगे जो नंबर है जो यहाँ है वही नंबर तो यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल। इसका मतलब NC3 a रेज़ टू पावर n-3 मस्ट बी इक्वल टू 5/2 होना चाहिए। ये दो चीज़ें मैंने क्या कर ली, कंपेयर कर ली, बस यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से सिंपली देखो n इक्वल टू क्या मिल गया, 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, n की वैल्यू 6 है, इसका यूज़ करके यहाँ निकालो, दिस बिकम योर 6c3 a रेज़ टू पावर 6 - 3 इज इक्वल टू 5/2। सिंप्लीफाई करते हैं 63 मतलब 6 ×
5 इंटू 4 और नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 a रेज टू पावर 6 माइनस 3 दैट इज 3 होल इक्वल टू 5/2 मेरा एज इट इज। ठीक है अब इन चीज़ों को कर लो सिंप्लीफाई। 3 2 जा 6 ये कैंसिल आउट, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट कर सकते हो बस। तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2, ये 4 इधर जाएगा तो 1 4 2 जा 8। सिंपली दिस बिकम a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/8 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1/2, n की वैल्यू क्या आई थी 6, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है तो ये थे मेरे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक आसान है, इजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है तो बस ये चीज़ ध्यान रख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ने क्या बोला कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 के लिए मुझे क्या करना है, इसकी ग्रेटेस्ट टर्म बतानी, इस एक्सपेंशन की कौन सी टर्म जो है वो सबसे बड़ी होगी। तो x की वैल्यू चाहे अभी रख दो चाहे बाद में रख देना, वो आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तो कैसे करेंगे इसको, तो कौन सी ग्रेटेस्ट टर्म होती है। ठीक है तो एक तरह से हम डेरिवेशन जो होता है ना, इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ वैसे ही करेंगे हम कुछ करने वाले। ठीक है कैसे करोगे देखो, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि लेट TR+1 टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू TR होगी, यानी कोई भी TR टर्म, यानी मान लो TR की वैल्यू 5 है तो 5th टर्म है, तो उससे अगली टर्म जो होगी 5+1 मीन 6th टर्म जो होगी वो उससे या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, ऐसा मैंने कुछ अज्यूम कर लिया। जनरल टर्म मैंने माना, जरूरी नहीं है कि 5 हो, 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, वही वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है तो कहाँ तक ये एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए मैंने माना कि TR+1 टर्म जो है वो TR टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है और यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वेया TR+1 एंड TR are R+1 and rth term of the expansion। किस एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम, कर रहे हैं 10 + 3x raised to power 12 की। ठीक है इस टर्म की R+1 और rth टर्म है ये मेरी। ठीक है तो अगर ऐसा है तो देखो क्या होगा, मैं लिखा TR+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू TR। ठीक है अब TR+1 टर्म क्या होगी, ये तो जनरल टर्म का फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है क्या होता है NCR, n क्या है यहाँ पे 12, तो दिस बिकम योर 12CR। फिर क्या होता है A मीन्स यहाँ पे क्या है 10, तो 10 रेज टू पावर n माइनस r मीन्स 12 - r इनटू B इज 3x रेज टू पावर r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, किसके ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा TR टर्म कैसे निकालोगे, n मीन्स 12C, r क्या होता है जो यहाँ होता है उससे एक कम, तो यहाँ R+1 था उससे एक कम किया तो r बचा, r से एक कम करोगे दैट इज R-1, या फिर इसको ऐसे याद रखो TR को मैं लिख सकता हूँ TR-1+1। ये सुनो तो अब जहाँ जहाँ यहाँ r रखा था वहाँ पे ये वाली R-1 आना चाहिए बस, दैट इज द डिफरेंस। तो अब a तो सेम रहेगा क्योंकि एक्सपेंशन तो सेम ही है, दैट बिकम 12 - r, और ये देखो अब 12 - r-1, तो चलो एक बार मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ -1 इंटू 3x रेज टू पावर r-1। ठीक है भाई दैट इज हो गया। अब यहाँ से मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करो देखो कैसे आएगा। 12CR को मैं लिख सकता हूँ 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 12 - r का फैक्टोरियल। ये सुनो बिल्कुल, दिस इज 10 रेज टू पावर क्या है 12 - r, तो 10 रेज टू पावर 12 - r मैंने एज इट इज रखा, एंड दिस इज योर 3x रेज टू पावर r, इसको मैंने एक बार एज इट इज रखा ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस बिकम योर 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल इंटू 12 - r-1 का फैक्टोरियल। हो गया 10 रेज टू पावर क्या बचा मेरे पास 12 - 1 - 1 ये हो जाएगा प्लस का 1, तो 12 + 1 दैट इज 13 - r इंटू 3x रेज टू पावर क्या होगा r-1। देखो आगे क्या होगा, अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इससे तो ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखो ये r फैक्टोरियल ये r-1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाय मैं इसका r को r-1 फैक्टोरियल तक ओपन कर सकता हूँ, तो दिस इज r इंटू r-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अगला क्या करते हो, ये 12 - r फैक्टोरियल, ये 12 - r, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -r+1 हो जाएगा, इट मीन दैट इज 13 - r फैक्टोरियल है ये। इसका मतलब ये बड़ा है,
इसको ओपन करूँगा यहाँ तक, तो इसको मैंने रख दिया 12 माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज़, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज़ रखा। और यहाँ से क्या करूँगा मैं, सिर्फ इस वाले टर्म को देख रहे हैं हम पहले, तो 1 डिवाइड बाय दिस बिकम योर आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, दिस बिकम योर 13 माइनस आर, और एक और माइनस करूँगा तो 13 माइनस आर माइनस 1 करोगे तो 12 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 10 रेज टू पावर 12 माइनस आर है, ये 10 रेज टू पावर 13 माइनस आर है। इस 10 को चाहे इधर ले आओ चाहे इसको उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इन इक्वालिटीज़ में भी पॉजिटिव फंक्शन को किसी भी तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 10 है, आप चाहो तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो एक तरफ ले आओ टर्म्स को। मान लो मैंने इस तरफ लिया तो 10 रेज टू पावर 13 माइनस आर है मेरे पास पहले से यहाँ, और इसको जब मैं उधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 12 माइनस आर। सिंपल है। यहाँ पे है मेरे पास 3 रेज टू एक्स रेज टू पावर आर, और यहाँ पे 3 एक्स रेज टू पावर आर माइनस 1। समझ में आता है तो मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकता हूँ, नहीं आता तो फिर मैं प्रोसीजर बता ही रहा हूँ आपको। इसको चाहे उस तरफ ले जाओ या इसको इस तरफ ले आओ, एक ही बात है। तो मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ, दैट इज 3x रेज टू पावर आर माइनस 1, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं ये आप डायरेक्टली कर सकते थे, ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं थी जो अभी हमने किया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या होगा, इस r माइनस 1 से तो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 12 माइनस आर से 12 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बचा 1 डिवाइड बाय r इंटू 3x रेज टू पावर r, 3x रेज टू पावर r माइनस 1। बेस सेम होता है, जब डिवाइड करते तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे बचेगा 3x रेज टू पावर r माइनस 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का r प्लस का हो जाएगा 1, r से r कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3x रेज टू पावर 1, क्या बचेगा 3x रेज टू पावर 1, सिंपल। इतना काम हो गया। इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा साइन एज इट इज। यहाँ पे देखो 10 रेज टू पावर 13 माइनस आर, 10 रेज टू पावर 12 माइनस आर, फिर से बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा इधर मेरे पास 1 डिवाइड बाय बचेगा 13 माइनस आर इंटू 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 13 माइनस आर, और इसमें से माइनस करना है माइनस का 12 माइनस आर, माइनस जब अंदर जाएगा दिस माइनस दिस बिकम प्लस, आर से आर कैंसिल आउट, 13 माइनस 12 दैट इज अगेन 1, तो 10 रेज टू पावर क्या बचेगा 1, ठीक है। तो आप डायरेक्टली, मैंने जैसे बोला कि आप डायरेक्टली कर सकते थे, कैसे देखो, अब मुझे पता है कि इससे कैंसिल आउट करना है, तो इस 10 को चाहे आप ऐसे लिख लो 10 रेज टू पावर 12 माइनस आर इंटू 10 रेज टू पावर 1, मल्टीप्लाई करते पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, सेम एज इट इज आप इसके और इसके साथ यही काम कर सकते थे, ठीक है। हो जाएगा, थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जस्ट अब मेरे पास वेरिएबल 2 हैं, इक्वेशन तो एक ही है, इनइक्वालिटीज एक है, ठीक है, बट मुझे x इक्वल टू 4 गिवन है, तो मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू 4 है, वो वैल्यू कर दो यहाँ पुट, दिस बिकम योर 4 3 जा 12 डिवाइड बाय r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 13 माइनस r। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे सब कुछ पॉजिटिव है आपके पास। 13 माइनस आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, r क्या होता है हमेशा, r इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और जब हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किया तो हमें पता लगा कि एक्सपोनेंट क्या है मेरा 12 है, तो इसका मतलब r जो है वो मैक्सिमम 12 हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी टर्म पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 10 इंटू आर दैट बिकम 10r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, क्या इक्वालिटीज में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती कि इसको पहले मल्टीप्लाई किया इसको पहले मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन का साइन किसकी तरफ आएगा भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे बताओगे, ठीक है। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, इस देखो इस तरफ वाले टर्म सॉरी, ठीक है, इस 13 माइनस आर को इधर ले आओ, इस आर को उधर ले जाओ, ठीक है, या फिर 10 को इधर लगे तो डिवाइड में हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा डिवाइड बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओगे दैट बिकम 12 इंटू 13 माइनस आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10r, यस और नो, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कई बार हम क्या करते हैं जैसे हम इक्वालिटीज़ में करते हैं कि यही अगर ये साइन इक्वल टू का होता ना सिर्फ, तो हम किसी भी टर्म को कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम करते कि 10r इज इक्वल टू 12 इंटू 13 माइनस आर, ऐसे कर देते हैं। अब कुछ बच्चे इसी में यही लॉजिक लगाएंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के छोड़ देंगे। अब देखो ये और ये बातें अलग अलग है भाई, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, तो इनइक्वालिटीज़ में थोड़ा ये ध्यान रखना।
मैंने क्या किया, ये नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके गया तो ये इनटू में ऐसे हुआ, और इस नीचे वाली को ऊपर लेके गया, दोनों को ऊपर लेके जाओ, आपका इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, क्या आएगा 12 इंटू 13 156 माइनस का 12r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10r। आर वाली टर्म को एक तरफ कर लो तो 12r को उधर ले जाओ, तो 156 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10r प्लस का 12r। 156 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 22r, और वी कैन से r मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाय 22। देखो 2 से कर देते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 8 जा, और ये बचेगा मेरे पास 7 and 1 by 11 is greater than equal to r, और we can say r must be less than equal to 7 and 1 by 11। अब r तो मेरा एक क्या हो सकता है, इट इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और क्या होना चाहिए लेस देन 12 होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि जो मैंने कंडीशन रखी थी कि टी आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर के लिए, वो क्या आ रहा है मेरा 7th टर्म आ रही है, यानी t जो होना चाहिए 7 and 1 by 11 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा r की वैल्यू क्या पॉसिबल है, अब r की वैल्यूज यहाँ से मुझे पता लगता है कि r की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, 7 पॉसिबल है, बिल्कुल है, 6 है, इससे छोटा है, हाँ भी है, 5 4 3 2 1, ये सारी वैल्यूज जो है r की पॉसिबल है, जो मैंने कंडीशन लगाई थी उस हिसाब से कि r क्या होना चाहिए 7 and 1 by 11 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तब उसके बराबर तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि r जो है वो कंप्लीट मीन नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा मेरा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वो, तो इंटीजर कब होगा जब ये वैल्यू होगी, यानी r की ये वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, r की इन वैल्यूज के लिए क्या होगा कि टी आर प्लस 1 जो है दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, और वी कैन से इक्वलिटीज तो यहाँ खत्म हो गई, तो ये हमेशा ग्रेटर देन ही मिलेगा। यानी अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ r की जगह, दिस बिकम t1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1, और वी कैन से t2, तो t2 इज ग्रेटर देन t1। इसका मतलब ये है जब मैं r की जगह 2 पुट करूंगा तो दिस बिकम t2 एंड दिस बिकम t3 एंड शो ऑन, ऐसे ही मेरा चलता जाएगा। लास्ट टाइम है 7, तो जब मैं 7 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा कि t7 इज लेस देन t7 प्लस 1 मीन्स 8। ये टर्म्स मुझे ऐसे मिली। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ से क्या बोला कि सेकंड टर्म फर्स्ट से बड़ी है, थर्ड जो है सेकंड से बड़ी है, ऐसे फोर्थ जो है थर्ड से बड़ी होगी। तो अब सबसे बड़ी क्या होगी इनमें से, मुझे पता लग रहा है कि t8th टर्म जो है मेरी सबसे बड़ी टर्म होगी। यानी जब r की वैल्यू क्या होगी 7 जो होगी, सबसे बड़ी वैल्यू जो r की मैं ले सकता हूँ, उसके लिए जो पॉसिबल टर्म आएगी दैट इज योर 8th टर्म। यानी इस एक्सपेंशन की 8th टर्म जो है वो सबसे बड़ी टर्म होगी मेरी। क्या ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, सिंपली देख लो। अब r की ये पॉसिबिलिटी वैल्यू जो है बिल्कुल सही है, बट इसने तो मुझे ग्रेटेस्ट टर्म पूछा ना, तो मैंने यहाँ से पता किया कि जब मैं r की जगह 1 रखूँगा तो मुझे पता लगता है कि सेकंड टर्म जो है फर्स्ट से बड़ी है, सेकंड क्या है फर्स्ट से बड़ी है। ठीक है, यानी मैं इनको लिखूँ t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, t9 के बारे में हम कुछ नहीं लिखे कि t2 जो है r की जगह 1 रखोगे तो दिस इज 2 and 1, ये इससे बड़ी है, 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 इसी कहाँ तक r की वैल्यू 7 होगी, 7 होगी तो ये हो जाएगी 8 यहाँ तक। अब इसके बारे में क्या बोलोगे t9 इज, तो भाई मैंने सिर्फ इतना बोला, इसके बाद क्या हो जाएगा ये वापस से उल्टा हो जाएगा। यानी नेक्स्ट टाइम आप जब निकालोगे t10 तो दिस ये ऐसे फॉलो करेगा फिर। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि r की मेरी कंडीशन है कि ये कंडीशन कब तक फुलफिल होगी, जब r की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, तब तक फुलफिल होगी। तो इसका मतलब मेरी ग्रेटेस्ट टर्म क्या है यहाँ पे 8th टर्म इज योर ग्रेटेस्ट टर्म। मुझे क्या बताना था, मुझे ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है यहाँ पे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म। इट मीन्स अगर मुझे टर्म पूछा कौन सी टर्म है तो मैं बोलता कि t8th इज द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन जो भी मुझे गिवन है 10 + 3x raised to power 12। इसकी क्या होगी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। बट मुझे क्या बोला फाइंड आउट करके बताओ टर्म क्या होगी। तो t8 को कैसे निकाल सकते हो, t8 इज सिंपली t7 + 1, और वी कैन से 12c7 10 raised to power 12 - 7 that is 5 into 3x raised to power 7। अब x की वैल्यू मुझे गिवन है क्या है 4, तो पुट कर दो। तो 12c7 10 raised to power 5 4 3 जा 12 raised to power 7 that is your answer। तो दिस इज योर ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। ठीक है,
तो होप सो चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट टर्म आपसे पूछी जाए तो यही प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो आर की वैल्यू मिलती है, जो बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलेगी आर की वही पुट करके आप टर्म निकाल लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये जनरल टर्म के फॉर्मूले पे बेस है, अब आसान है। इफ द 21st and 22nd टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए 21st and 22nd टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल, इट मीन्स T21 इज इक्वल टू T22 मुझे गिवन है, और वी कैन से T21 को लिखता हूँ T20 + 1, T22 इज T21 + 1। ठीक है, इस एक्सपेंशन की निकाल लो टर्म्स क्या क्या होंगी भाई। ठीक है, देखो क्या होगा, T20 + 1 निकालोगे तो n क्या है यहाँ पे 44, तो 44C20 जस्ट। ठीक है, अब क्या होगा 1 + x है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 20 मस्ट बी इक्वल टू 44C21 x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 21। ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए मुझे क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व दिस, यू गेट योर x। तो ऊपर क्या हो जाएगा, दैट इज 44 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल इंटू 44 माइनस 20 दैट इज 24 फैक्टोरियल इंटू x रेज़ टू पावर 20 इज इक्वल टू 44 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी, एंड 44 माइनस 21 करोगे दैट इज 23 फैक्टोरियल इंटू x रेज़ टू पावर 21 एज इट इज। ठीक है, अब देखो इससे पावर कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यस और नो, x उधर जाएगा तो x रेज़ टू पावर 21 डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 20, 20 माइनस 1 21 माइनस 20 करोगे तो क्या मिलेगा, x रेज़ टू पावर 1 मीन्स x बचेगा। बस इस x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको इधर ले आओ चाहे ऐसे कर दो। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी टर्म्स का देखो क्या करोगे, 21 इधर आएगा तो दिस इज 21 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 21 को मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, 23 फैक्टोरियल को मैंने रखा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, इस 20 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखा, 24 को मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 23 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। कैंसिल आउट करते हैं, 23 से ये कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, 21 एंड 24 बचा तो 3 7 जा 3 8 जा, x की वैल्यू क्या आ गई 7/8, दैट इज योर आंसर। आई थिंक आसान है हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 14 में क्या बोला है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टर्म आर इक्वल। अब देखो अभी तक वो बोल रहा था, इसमें क्या बोला कि पूरी की पूरी टर्म मेरी इक्वल है, कोफिशिएंट की बात नहीं, पूरी टर्म में इक्वल है भाई, वेरिएबल भी कोफिशिएंट सब कुछ सेम है। बट यहाँ पे इसने बोला है सिर्फ कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, सिंपल, मेरे पास एक्सपेंशन किसका पूछा है 1 + x रेज़ टू पावर 43 है, और टर्म गिवन है t 2r + 1 है, और दूसरी है t r + 2 आई थिंक r + 2। इन दोनों की कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो पहले इन दोनों की कोफिशिएंट तो निकालें, तो मैं बोलता हूँ t 2r + 1 निकालोगे तो t 2r + 1 निकालो, क्या होगा 43c2r x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 2r, ये तो आ गया। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट, ये वेरिएबल टर्म है तो कोफिशिएंट ये बचा मेरा। अब Tr + 2 निकालो, कैसे निकलेगा, इसको मैं लिखता हूँ Tr + 1 + 1, r की जगह क्या रखोगे r + 1, तो दिस बिकम योर 43cr + 1 x रेज़ टू पावर r + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोलता है कि इसके कोफिशिएंट सेम है, तो यानी 43c2r मस्ट बी इक्वल टू 43cr + 1। ये दोनों क्या है मेरे इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो फिर मुझे r की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो सॉल्व करो तो अब देखो, अब एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, हमने सीखा है कि NCR इज इक्वल टू होता है NCR - 1, सॉरी N - R। एक तो ये होता है मेरा, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ये था ठीक है, और हमने क्या सीखा कि अगर मुझे मिलता है NCX इज इक्वल टू NCY, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास दो कंडीशन है। क्या,
या तो एक्स और वाई सेम है कि एक्स और वाई इक्वल होंगे, और क्या हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का सम जो है वो एन के इक्वल होगा। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्यों बताया, देखो इन दोनों का सम जो है वो एन के इक्वल है। आर प्लस एन माइनस आर करोगे, दिस इज यू गेट एन, यानी या तो इस फॉर्म में होगा वो, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, एन होगा, या फिर ये एक्स और वाई सेम होगा, यानी मैं लिखा होगा एन सी आर इक्वल टू एन सी आर ही लिखा होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2r इज इक्वल टू आर प्लस वन, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या है, 2r प्लस वन मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा, 43 होगा, देयरफॉर, ठीक है। अब इसको अगर एक्सपेंड करने बैठ गए ना कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो फिर सॉल्व करो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेटर है कुछ प्रॉपर्टीज हमने की हुई है कॉम्बिनेशन की, तो वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ईजी हो जाता है। दिस बिकम योर 3r प्लस वन उधर लेके जाओगे तो 43 माइनस का 1, 3r इज इक्वल टू 42, इट मीन्स r इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा 3 4 जा, मीन्स r इक्वल टू क्या आ गया, 14, तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरी 14, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है, ये आंसर। अब क्या दूसरी कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है, चेक करते हैं। अब देखो 2r इज इक्वल टू आर प्लस वन हो सकता है क्या, मे बी, तो अगर मैं लूँ या तो ये वैल्यू हो सकती है या फिर दूसरी वैल्यू मैं ले सकता हूँ कि 2r इज इक्वल टू आर प्लस वन मैंने रख दिया, चेक किया r को इधर लेके आओ तो 2r माइनस आर इज इक्वल टू क्या 1, दिस बिकम योर r इज इक्वल टू 1, r इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से भी मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या है, पॉसिबल है, तो यहाँ पे लगा दो और बीच में। तो अब दोनों कंडीशन चेक करनी है, ऐसा नहीं कि एक से आंसर मिल गया तो दूसरी कंडीशन देखोगे नहीं, ठीक है। तो या तो क्या होगा, दोनों का सम n के इक्वल होगा या दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने दोनों कंडीशन लगाई, यानी 1 होगा तो देखो 1 करोगे दिस इज 2 एंड 1 प्लस 1 दिस इज ऑल्सो 2, तो 43c2 43c2 सेम होगा भाई, ठीक है। तो यानी r की दो वैल्यूज पॉसिबल है, दैट इज 1 एंड 14। आई थिंक आई समझ में बात, ठीक है। तो दोनों चीज़ें देखनी है। बाई चांस मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे में क्या होता है कि जब आप एक कंडीशन लगाते हैं तो उसमें नेगेटिव या फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाती है जो कि r की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आंसर नहीं होगा, बट इस कंडीशन में दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है, हो जाएगा। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखो, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म ऑफ दिस। अब यहाँ पे मिड टर्म भी चाहिए मुझे, ठीक है, और उनके कोफिशिएंट की बात भी हो रही है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, पहला जो मेरा है टर्म दैट इज योर 1 प्लस एक्स इज टू पावर 2n, पावर इवन है तो इसकी मिड टर्म एक ही होगी, तो इसका सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टू मिड टर्म ऑफ दिस। इसका मतलब ये ऑड है, मुझे दिख भी रहा है, और इसकी क्या होगी, दो मिड टर्म होंगी, कितनी टर्म होगी, दो मिड टर्म्स होगी, उन दोनों के कोफिशिएंट का जो सम है वो इसकी एक मिड टर्म के कोफिशिएंट के सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहला काम वही करो, मिड टर्म निकालो। तो फर्स्ट एक्सपेंशन है मेरे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, इसकी मिड टर्म देखो क्या होगी, मैं बोलता हूँ मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n क्या होगी भाई, अब इवन है तो मैं बोलता हूँ दैट इज 2n प्लस डिवाइड बाई 2 प्लस 1th टर्म, यही फॉर्मूला हमने किया था, n बाई 2 प्लस 1, और याद करने का तरीका मैंने बताया, इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो और प्लस 1 कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, इट मीन्स आपको मिलेगा n प्लस 1th टर्म। पहले ये निकाल ही लेते हैं, तो अब यहाँ से निकालो tn प्लस 1th टर्म, कैसे निकलेगी, अब है 2nCn और x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, सिंपली n, x 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, ये। अब दूसरा एक्सपेंशन है मेरे पास 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n माइनस 1, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n माइनस 1, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म्स आर, पूरा लिखना, पूरा लिख दो, मिडिल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन दिस आर क्या होगी, ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या करो, एक ऐड कर दो फिर हो जाएगा 2 से डिवाइड बाई 2 कर दो, तो एक तो ये होगी, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, इसमें प्लस 1 कर दो, ठीक है, एंड 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये होगी, सॉल्व कर लो, यानी मुझे मिलेगा 1 से 1 कैंसिल आउट, 2n बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा nth टर्म
एंड यहाँ से करोगे तो n प्लस 1 टर्म, ठीक है। अब इसे p की nth टर्म निकालो तो tn निकालोगे तो tn को मैं लिख सकता हूँ tn प्लस 1 माइनस 1, सॉरी t माइनस 1 प्लस 1, यानी r क्या होगा n माइनस 1 होगा अब यहाँ पे। तो पावर कितनी है, दैट इज 2n माइनस 1 c n माइनस 1 हो जाएगा एंड x रेज टू पावर n माइनस 1, ये मिल गई। और tn प्लस 1 निकालोगे तो दैट इज सिंपली 2n माइनस 1 cn, ठीक है, एंड x रेज टू पावर n। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला इसने, इसने बोला कि जो पहले वाली मिड टर्म थी ना उसका जो कॉफिशिएंट है दैट इज 2ncn, वो है 2ncn इक्वल होगा जो दूसरा एक्सपेंशन है उसकी दोनों टर्म्स के कॉफिशिएंट के सम के इक्वल। तो इसका कॉफिशिएंट ये है दैट इज 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस दैट इज 2n माइनस 1 cn के इक्वल होगा, ये मुझे बताया गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक नहीं है तो अब देखो सिंपल सा तरीका। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ n प्लस 1 CR, यस और नो। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में किया था भाई, ये हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करो यहाँ पे, देखो n की जगह देखो ये दोनों सेम है, ये r है आपका और ये r माइनस 1 है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा 2ncn, तो मेरा एज इट इज इक्वल टू, ठीक है। सॉरी मुझे ये प्रूव करना है ना भाई, मैंने इक्वल कैसे ले लिया, शो दैट, शो करना है भाई, सॉरी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को हटाओ, सोचा, ठीक है। तो मुझे ये किसके इक्वल प्रूव करना है, मुझे ये इसके इक्वल प्रूव करना है क्योंकि ये तो सिंगल टर्म है, दैट्स इट। तो इन दोनों के कोफिशिएंट को मैंने क्या किया, ऐड किया। ऐड करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ये, तो लगा दो n प्लस 1 मीन्स 2n माइनस 1 प्लस 1 cn, दिस बिकम योर 1 1 कैंसिल आउट 2n cn, ठीक है। तो इन दोनों के सम ऑफ कोफिशिएंट मैंने निकाला दैट इज 2n cn, और ये किसके इक्वल है, इसके कोफिशिएंट के इक्वल है, ठीक है। बस यही प्रूव करना था एंड बोल सकते हो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। सॉरी हमने पहले वो सॉल्व करने के हिसाब से लिख दिया था, वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। आई थिंक सिंपल है, आसान है। तब देखो इसको भी एक्सपेंड करते तो फिर वो प्रूव हो जाता पूरा का पूरा, बट मेरे पास प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज यूज़ करो, दैट्स मच ईजियर, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, कुछ प्रॉपर्टीज याद नहीं रहती है बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, m की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आई थिंक फिर से आसान है, 2m प्लस 1 4m प्लस 5 कर लेते हैं इसको भी। तो एक्सपेंशन है मेरे पास 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 10, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। और कौन कौन सी टर्म के कोफिशिएंट की बात कर रहा है, 2m प्लस 1 एंड 4m प्लस 5, 2m प्लस 1 एंड 4m प्लस 5 फिफ्थ टर्म, इनकी कोफिशिएंट की बात करें किस m की वैल्यू के लिए इक्वल होगा, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, पहले निकालो t 2m प्लस 1, क्या हो जाएगा भाई, दैट इज सिंपली 10c2m, r की जगह क्या आएगा, r प्लस 1 होता है तो 2m, x रेज टू पावर 2m सिंपली, तो इसका कोफिशिएंट हो गया ये। अब निकालो t 4m प्लस 5, कैसे करोगे, t 4m प्लस 4 प्लस 1 कर देता हूँ, तो r की वैल्यू क्या होगी अब मेरी ये, दिस बिकम सिंपली 10c 4m प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगी 4m प्लस 4। अब बात तो किसकी हो रही है, कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। तो इसने क्या बोला, व्हाट वैल्यू ऑफ m द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टर्म्स आर इक्वल, तो इसके कोफिशिएंट मुझे इक्वल करने हैं, ठीक है। तो अब m की किस वैल्यू के लिए, तो मैं जस्ट इनके कोफिशिएंट को क्या करता हूँ, इक्वल कर देता हूँ। तो मैंने लिखा 10c2m मस्ट बी इक्वल टू 10c4m प्लस 4, ठीक है। अब ऐसा कब होता है, अब वही बात आ गई कि NCX इज इक्वल टू NCY मुझे गिवन है, तो ये कब होगा, या तो x इज इक्वल टू y होगा, और कब होगा, व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, n। तो यही कंडीशन लगा दो बस। तो या तो 2m इज इक्वल टू क्या होगा, 4m प्लस 4 होगा, ठीक है, और 2m प्लस 4m प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10। ये दो कंडीशन है, दोनों से m की वैल्यू निकालो।
इस फॉर्म को तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2m माइनस का 4m इज इक्वल टू 4, दैट बिकम माइनस का 2m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू क्या आ गया 4 डिवाइड बाई माइनस 2, दैट इज माइनस का 2 अल्टीमेटली। तो m इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे माइनस का 2। एक वैल्यू तो m की क्या आ गई -2। ये एप्लीकेबल है कि नहीं है वो बाद में बात करते हैं एक बार। अब ये r नहीं है, ठीक है, ये है या नहीं है उसकी बात हम करेंगे, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2 + 4 दैट इज 6m + 4 इज इक्वल टू 10, 6m इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 6m इज इक्वल टू 6 और वी कैन से m इज इक्वल टू क्या मिल गया 1, यानी m की दो वैल्यू मिली, एक 1 एंड -2। क्या ये दोनों वैल्यू अप्लीकेबल है या नहीं है उसकी बात करते हैं। देखो सिंपली अगर मैं देखूँ m -2 अगर मैं लेता हूँ तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा उसके लिए। 10c2m इज नॉट डिफाइंड फॉर m इज इक्वल टू -2, इट मीन्स ये वैल्यू मेरी अप्लीकेबल नहीं है। सिंपली लिख सकते हो 10c2m इज नॉट डिफाइंड फॉर m इक्वल टू -2, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 1 ही आएगा, दैट्स इट, सिंपल है। तो m इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर फॉर दिस 1, ठीक है, तो आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्टीन एंड 16 बोथ आर डन, ओके। देखो if the coefficient of p plus 1th term in the expansion of this be equal to that of the p plus 3rd term, show that p is equal to n minus 1। देखो सेम है, वैसे तो कर सकते हो, बेटर है पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, बट मैं फटाफट से करवा देता हूँ। तो coefficient of this term in the expansion of this, ठीक है, 1 plus x raised to power 2n, ये क्या है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, 1 plus x raised to power 2n इक्वल टू दैट ऑफ p plus 3rd term, ठीक है। तो p plus 1th term का कोफिशिएंट निकालो, t p plus 1th term क्या होगी, देखो दैट इज 2ncp हो जाएगा और x raised to power p, तो इसका कोफिशिएंट होगा ये। और आप निकालोगे t p plus 3rd term निकालोगे तो इट मीन्स मैं लिखता हूँ t p plus 2 plus 1th term, इट मीन दिस बिकम सिंपली 2ncp plus 2 एंड x raised to power p plus 2, ठीक है। इसकी कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, देन मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इक्वल पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू, बस इसको पुट करता हूँ कि 2pcp इज इक्वल टू 2, सॉरी नॉट p, दैट इज n, 2ncp इज इक्वल टू 2ncp प्लस 2, ये इक्वल है, ठीक है। तो ये कब कब इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, दो कंडीशन है, या तो p इज इक्वल टू क्या होगा p प्लस 2 होगा, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या मिल सकती है कि p प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 2n होगा, ये दो कंडीशन है। अब यहाँ से p से p कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या मिला मुझे कि 0 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, एक कंडीशन ये बची, तो इट मीन्स दिस इज 2p प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2n, 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, क्या बचेगा p प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बचा n। मुझे क्या प्रूव करना है, p इज इक्वल टू n माइनस 1, तो इस 1 को उधर ले जाओ, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, और ये उधर जाएगा तो -1, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा, दैट्स इट। हाँ देखो, इफ द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 4th टर्म, इसने क्या बोला कि इसकी जो 5th टर्म है दैट इज 4 टाइम्स द 4th टर्म, एंड 4th टर्म t 4th टर्म इन इज 6 टाइम द 3rd टर्म in the expansion of this 1 plus x raised to power n, the find the value of n and x, मुझे n और x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। The 5th term is 4 times the 4th term and 4th term is 6 times the 3rd term, ठीक है। इस एक्सपेंशन में then we have to find the value of n and x, तो दो इक्वेशंस है, दो वैल्यू निकालनी, आई थिंक निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसमें देखो t5 क्या होगा, दैट इज n, t5 मतलब t4 प्लस 1 लिखूंगा मैं इसको, इज इक्वल टू 4 इंटू t4 लिखूंगा t3 प्लस 1, ठीक है। पहले इसमें वैल्यूज पुट करो, t4 मीन्स दिस बिकम योर n, मीन्स nc4 x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू nc3 x रेज टू पावर 3, ठीक है। सॉल्व करो तो इससे पावर कैंसिल आउट, मेरे पास बच गया nc4, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व किया जाए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दिस इज योर 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू x इज इक्वल टू 4 इंटू दिस बिकम n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल,
अब इससे कर दो ये कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा 4 और 3, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 को मैं 3 तक ओपन करूँगा, दिस बिकम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई दिस इज योर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 को n माइनस 3 एज इट इज़, एक और कम करोगे तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब इससे ये कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसको कर लो सॉल्व, तो 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई n माइनस 3 बचा मेरे पास। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बचेगा x इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के एज इट इज़ रख लो। ठीक है, अब मैं देखता हूँ दूसरी इक्वेशन से क्या मिलेगा। दूसरी इक्वेशन में T4 है, तो T4 को लिखता हूँ T3 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू T2 प्लस 1। सॉल्व करो इसको। ठीक है, T3 मीन्स वही होगा, n मीन्स NC3x raised to power 3 is equal to 6 into this become T2 तो NC2x raised to power 2। सॉल्व दिस, इस 2 से ये पावर कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे ये पूरा कैंसिल आउट, बाकी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइड बाय दिस इज 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं इसको, n माइनस 3 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज़ रखा, और सॉरी x मेरा एज इट इज़ इसके साथ, x मैं भूल गया यहाँ पे, तो x को मैं लिख देता हूँ एज इट इज़। दिस 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 इंटू मैं इसको लिखूँगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल, एक कम कर दिया। इससे ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बचेगा x इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 6 3 जा 18। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है 2 इक्वेशंस है, जहाँ से मुझे क्या चाहिए x और n की वैल्यू चाहिए। 2 इक्वेशन से निकाल सकते हो, तो एक काम करता हूँ यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई n माइनस 2, और वो वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 2, और यह x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सॉल्व कर दो, तो 18 को n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या बनेगा 18n माइनस 18 3 जा 54 इज इक्वल टू 16n माइनस 16 2 जा 32। n वाली टर्म एक तरफ, विदाउट n वाली एक तरफ, 18n माइनस 16n हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 32 ये उधर जाएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचा दैट यू गेट 2n इज इक्वल टू माइनस का 32 है प्लस का 54 है, क्या बचेगा प्लस का 22, तो इट मीन्स n इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 11, तो n की वैल्यू तो क्या आ गई 11। अब ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 11 माइनस 2 मीन्स 18 बाई 9 इट मीन्स दैट इज 2। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 और n की वैल्यू क्या आ गई मेरी दैट इज 11। ठीक है, n 11 हो गया, x हो गया मेरा 2। आसान है। ठीक है, तो दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, if the 3 successive coefficient in the expansion of this is 28 56 and 70 find n। क्या बोला भाई इसने, अब ये चीज़ ध्यान रखना, अब कुछ बच्चे लगे इसने बोला 3 सक्सेसिव कॉफिशेंट, 3 लगातार कॉफिशेंट जो है वो ये है भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है ये। इसने बोला 3 सक्सेसिव, कोई भी 3 लगातार टर्म जो है उनके कॉफिशेंट ये हैं। ठीक है, तो मैंने माना कि लेट, इसको ऐसे करेंगे लेट टी आर प्लस 1, और वी कैन से, इसको ऐसे करने के बजाय इसको लिखो लेट 28 56 and 70 are coefficient of rth, r plus 1th and r plus 2th term। लगातार हो गए ना, r है नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट टर्म्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये 3 लगातार टर्म्स के क्या है कॉफिशिएंट है, तब मुझे n निकालना है ऑफ द एक्सपेंशन
एक्सपेंशन किसका है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का, इसके एक्सपेंशन में। ठीक है भाई, तो इसके कॉफिशेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ से टी आर्थ टर्म निकालना चाहूँ तो क्या होगा, दैट इज सिंपली एन सी आर माइनस वन हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर आर माइनस वन। ठीक है, टी आर प्लस वन टर्म मैं अगर निकालूंगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एन सी आर एक्स रेज टू पावर आर। टी आर प्लस टू टर्म निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एन सी आर प्लस वन एक्स रेज टू पावर आर प्लस वन। आई थिंक ये चीज़ें समझाने की जरूरत तो नहीं होगी भाई कि कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी कॉफिशेंट क्या है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या है 28। एन सी आर जो है दैट इज इक्वल टू है मेरे पास 56 और एन सी आर प्लस वन जो है दैट इज इक्वल टू है मेरे पास द लास्ट टर्म इज 70। ये तीन चीज़ें मेरे पास गिवन है। ठीक है, और इन्हीं से मुझे क्या करना है बाकी का काम करना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर लो, एन आर की वैल्यू निकालो। देखो अब इसके लिए भी हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज अगर आपने ध्यान से किए हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला था एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन के लिए, ये इक्वल होता है एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर के, अगर याद हो तो इसका यूज कर लो यहाँ पे। किसके लिए, देखो इनमें तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि एन सी आर डिवाइड बाई, अगर मैं एन सी आर माइनस वन करता हूँ तो ये फॉर्मूला तो मेरा सही है कि एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर एंड दिस मस्ट भी इक्वल टू हो जाएगा, एन सी आर क्या है दैट इज 56 डिवाइड बाई 28। एक इक्वेशन बनेगी एन और आर की, 28 टू जा 56, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एन माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। इस 2r को इधर ले आओ तो एन माइनस का 3r प्लस का 1 इक्वल टू हो गया 0। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सेम फॉर्मूला आप इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हो। ठीक है, बट द डिफरेंस क्या रहेगा वो देख लो कि एन सी आर प्लस वन डिवाइड बाई एन सी आर जब आप लोगे तो अब आर क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, आर जो होता है बड़े वाला होता है, उससे एक कम नीचे होता है, तो आर प्लस वन आर है अब आपका, तो एन तो एन ही रहेगा, माइनस का आर होगा आर प्लस वन। ठीक है, एन प्लस का वन मेरा एज इट इज डिवाइड बाई आर इज आर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 56। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो एन माइनस का आर माइनस का वन माइनस का वन, सॉरी प्लस का वन डिवाइड बाई आर प्लस वन मेरा एज इट इज इक्वल टू 7 10 जा 7 8 जा। ठीक है, और हो सकता है तो 2 5 जा 2 4 जा, दिस इज 5 बाई 4। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4r इज इक्वल टू 5r प्लस 5। सब टर्म्स को एक तरफ कर दो तो क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 4n मेरा एज इट इज, ये हो जाएगा 9 का r और ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब मेरे पास होगी दो इक्वेशंस, इन दोनों से मुझे क्या निकालना है r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप चाहो तो सब्सटीट्यूट कर दो, चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से कर दो, वो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक सब्सटीट्यूशन भी आसान पड़ेगा, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगा 3r माइनस का 1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो n की जगह मैंने क्या रखना है 4 इंटू 3r माइनस 1 माइनस का 9r माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो, मुझे मिल जाएगा, दैट इज 12r माइनस का 4 माइनस का 9r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 12r माइनस 9r दैट यू गेट 3r और ये जगह माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो इक्वल टू 9, इट मीन्स r इक्वल टू क्या आ गया 3। अब r की वैल्यू रख दो यहाँ पे, दस बिकम n इक्वल टू क्या आएगा 8। तो r की वैल्यू क्या है 3 है, n की वैल्यू क्या है 8 है, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, आसान रहेगा। बट मुझे n ही चाहिए था, आई थिंक r की वैल्यू चाहिए नहीं थी। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, द कॉफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो सेम बात बोली इसने, द कॉफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशियो ऑफ 1/7/42 फाइंड n। अब इसने क्या बोला, अब इसने ऐसे करके दे दिया मुझे, इसने बोल दिया कि एन सी आर डिवाइड बाय रेशियो, सॉरी रेशियो में लिख देता हूँ, एन सी आर प्लस 1 रेशियो, सॉरी r माइनस 1 r कर देता हूँ मैं, इसको r प्लस 1 कर देता हूँ। इन तीनों का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू मुझे क्या गिवन है 1/7/42।
ठीक है, कहने की बात वही है। इसका मतलब मैं इसी को वैसे भी लिखूंगा कि NCR -1 डिवाइड बाई NCR जो है दैट इज इक्वल टू 1/7 मुझे। तो सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ों से कर रहे हैं। अब कुछ बोलेंगे सर मेरा फॉर्मूला तो NCR ऊपर होता है, भाई उसको उल्टा कर लो, इसको NCR डिवाइड बाई NCR -1 भी तो लिख सकता हूँ मैं, तो ये 7/1 हो जाएगा, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब अल्टीमेटली उसने कुछ अलग नहीं बोला है, उसने वही बात बोली है। ठीक है, वही बात बोली है। तो आई थिंक ये आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, वही सेम, ये सेम रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप ये निकालोगे, यहाँ तक भी सेम रहेगा। ठीक है, बस अब जो रेशियो लेना है ना, यहाँ पे मुझे इक्वल टू में इसके गिवन था, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब यहाँ पे इनका रेशियो गिवन है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, दैट इज 1:7। उल्टा बोलो तो 7:1, तो बस इसके इक्वल टू क्या रख दोगे, 7/1 रख दोगे। और वो लास्ट वाला क्या है, दैट इज 42/7 रख दोगे। बस दोनों से 2 इक्वेशन बनेगी, इनको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। आई थिंक आसान है। किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे, फिर से करवाएंगे। The sum of the coefficient of first 3 term in the expansion of this is 559. Find the term in the expansion of x cube. x cube के expansion, ठीक है, मुझे क्या करना है, वो टर्म बतानी है जिसमें x क्यूब आता है। ठीक है, तो इसने स्टार्टिंग क्या बोला, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। अब पहली 3 टर्म जो है ना, उसके कोफिशिएंट्स का जो सम है वो ये गिवन है मुझे। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहला काम जो इसने बोला वही वैसे ही कर देते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, देखो x -3/x² मुझे गिवन है, रेज टू पावर क्या है m। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म सिंपली NC0, m की जगह n है, सॉरी n की जगह m है, दिस बिकम MC0, x रेज टू पावर क्या होगी m इनटू -3/x² रेज टू पावर क्या हो जाएगी 0। सिंपली सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, x रेज टू पावर m मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 1। t सेकेंड टर्म T2 मीन्स T1 + 1 निकालो, क्या हो जाएगा MC1 x रेज टू पावर m-1 एंड माइनस का 3 डिवाइड बाय x² रेज टू पावर 1। अब कोफिशिएंट्स को अलग कर देते हैं, MC1 का मतलब होता है m, 3 रेज टू पावर 1 इट मीन्स माइनस का 3 मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, बाकी बची x वाली टर्म क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर m-1, x² ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये 2, इट मीन्स मेरे पास बचा माइनस का 3m x रेज टू पावर m-3। इसका कोफिशिएंट क्या है, दैट इज -3m। ठीक है, T3 निकालो, T3 मीन्स T2 + 1, इट मीन्स MC2। ठीक है, MC2 नाउ x रेज टू पावर m-2 एंड माइनस दूसरी टर्म क्या है 3/x² रेज टू पावर 2। सॉल्व दिस अगेन, MC2 का मतलब m इंटू m-1 डिवाइड बाई 2 इंटू x तो वेरिएबल है, इसको छोड़ देते हैं, -3 रेज टू पावर 2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 9, तो इंटू हो गया मेरा 9। बाकी बचा x रेज टू पावर m-2 और x² का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 ऊपर जाएगी तो माइनस का 4, तो दैट बिकम -6। तो इसका कोफिशिएंट क्या है ये। तो अब इसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलता है कि पहली 3 टर्म के कोफिशिएंट्स का जो सम है दैट इज 559। तो पहली टर्म का कोफिशिएंट मुझे मिला था दैट इज 1, इसका मतलब 1 प्लस दूसरी टर्म का कोफिशिएंट मुझे क्या मिला, माइनस का 3m, तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस का 3m। और तीसरी टर्म का कोफिशिएंट मुझे क्या मिला, दैट इज प्लस m इंटू m-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 को आगे लिख दो, पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किसके इक्वल है, दैट इज 559 के इक्वल है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आई थिंक m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, m मिल गया तो फिर क्यूब वाली टर्म जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बना लो। तो 1 - 3m प्लस m को अंदर मल्टीप्लाई करो दैट यू गेट m² माइनस का m इंटू 9, तो ये 9 आ जाएगा दोनों के साथ, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 559। ठीक है, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एलसीएम ले लो, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस का 6m, ये हो जाएगा प्लस का 9m² माइनस का 9m इज इक्वल टू 559 इंटू 2। तो 2 9 जा 18 कैरी 1, 10 11 कैरी 1 अगेन, तो 1118। ये हो जाएगा 9m² माइनस का 9 माइनस का 5 दैट इज माइनस का 15m
और ये प्लस का 2 ये इधर आएगा तो माइनस, तो दैट इज -1116 इज इक्वल टू 0। देखो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3 यू गेट 3m² माइनस का 5m माइनस 3 से करोगे तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 होल इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉल्व कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या, माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ -5 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का 4 इंटू a इज 3 इंटू c इज -372 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ठीक है, सॉल्व कर लो बस, वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 को करो इससे मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 7 जा 84 प्लस 2 86 कैरी 8, 12 3 जा 36 प्लस 8 44 डिवाइड बाय 2 3 जा 6। ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 प्लस दिस ये 9 हो गया, 6 प्लस 2 दैट इज 8 4 4 रूट इसका डिवाइड बाय 6। अब इसका निकालो रूट, तो 4 4 8 9 का रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड आता होगा थिंक, तो किस पे जाएगा, 6 6 या 36, द फर्स्ट इज 36, क्या बचेगा मेरे पास 8 8 9, 6 प्लस 6 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक जाएगा 7 से, 7 7 जा 49 कैरी 4, 12 7 जा 84 प्लस 4 दैट इज 88, 3 मीटर पर 0, इट मीन्स दिस इज कंप्लीट 5 प्लस माइनस ये क्या आएगा 67 डिवाइड बाय 6। तो एक बार मैं इसको प्लस लूँगा, एक बार माइनस, प्लस लोगे तो क्या आएगा 5 प्लस 67 डिवाइड बाय 6 और माइनस लोगे तो 5 माइनस 67 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो अब ये देखो 5 प्लस 67 दैट इज 72 बाय 6, इट मीन्स दैट इज 12। तो एक तो वैल्यू आ गई मेरी m की 12, दूसरी वैल्यू आ रही माइनस 62 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो देखो अभी तक जो हमने इंडेक्स पढ़ा है वो पॉजिटिव इंटीजर ही पढ़ा है हमने। ठीक है, हमने उसके अलावा अभी बात नहीं किया, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या है, अप्लाई नहीं होगी। इट मीन्स m इज इक्वल टू 12 इज ओके फॉर नाउ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जब मीन्स अभी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें क्या है जो n है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो उसकी बात हम फर्दर एक्स्ट्रा क्लासेस में करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है। ठीक है, होता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं होता। ठीक है, तो इट मीन्स m इज इक्वल टू मुझे क्या करना है 12, द फर्स्ट थिंग इज दिस। ठीक है, अब इतना करने के बाद मुझे इसने m की वैल्यू नहीं पूछी थी, इसने बोला था भाई कि मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इसके अंदर वो टर्म, फाइंड द टर्म इन द एक्सपेंशन कंटेनिंग x क्यूब, वो टर्म बतानी जो x क्यूब कंटेन करती हो। तो मैं फिर से लिखता हूँ इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को, क्या है मेरे पास है x माइनस आई थिंक दैट इज 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर m, 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर m, और m की वैल्यू आई मेरे पास 12। इस एक्सपेंशन में मुझे वो टर्म चाहिए जो x क्यूब कंटेन करती हो। तो इसको कैसे करते थे, आई थिंक आसान है। हम बोलते थे कि मैं मानता था कि टी आर प्लस 1 टर्म जो है वो एक्स क्यूब कंटेन करती है, मैंने मान लिया। तो टी आर प्लस 1 टर्म निकाल लो, इसकी क्या होगा 12c r एक्स रेज़्ड टू पावर 12 माइनस r एंड माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर क्या हो जाएगा r। ठीक है, तो अब कॉफिशिएंट्स को अलग कर देते हैं, बाकी टर्म्स को मीन्स x वाले जो वेरिएबल हैं उनको अलग करेंगे। माइनस 3 रेज़्ड टू पावर r को मैंने आगे लिख दिया अलग से। यहाँ पे क्या बचा, देखो ये है x इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 12 माइनस r, और ये हो जाएगा x रेज़्ड टू पावर 2r, तो ऊपर जाओगे तो माइनस का 2r। इट मीन सिंपली दिस बिकम 12cr माइनस 3 रेज़्ड टू पावर r इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3r। बट मैंने तो बोला कि भाई ये जो टर्म है मेरी ये क्या होनी चाहिए, एक्स क्यूब कंटेन करनी चाहिए ना, इसका मतलब एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए 3 के इक्वल। इट मीन्स 12 माइनस 3r मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 3। इट मीन्स माइनस 3r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 12, माइनस 3r इक्वल टू माइनस का 9, और वी कैन से r इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। मुझे तो वो टर्म चाहिए ना, टर्म पूछिए, तो इसका मतलब यहीं पे क्या कर दो आप
आर की वैल्यू पुट कर दो, तो टर्म क्या होगी, T3 प्लस 1 टर्म होगी, दैट इज 12C3 माइनस 3 रेज टू पावर 3 एंड x रेज टू पावर 12 माइनस 3 इंटू 3। सॉल्व कर दो बस। 12C3 को रखूँगा 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखेंगे। माइनस 3 रेज टू पावर, तो माइनस आ जाएगा साइन, 3 रेज टू पावर 3 दैट इज 27 इंटू x रेज टू पावर, ये क्या हो जाएगा मेरा 3। सॉल्व करके सॉल्व कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, बाकी सब की करते हैं मल्टीप्लाई, 27 2 जा 54 इंटू 11, तो ये 0 तो एज इट इज 10 वाली, 54 को 11 से करोगे तो 495 और माइनस साइन एज इट इज और x क्यूब एज इट इज, तो दैट इज द टर्म, दैट इज योर आंसर फॉर दिस। आसान है। देखो क्या बोला इसने, द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज डिसेंडिंग पावर ऑफ x। ये बोलने का क्या मतलब है भाई, इसका बोलने का मतलब है कि अब x प्लस ए रेज टू पावर n या फिर a प्लस एक्स रेज टू पावर n, इसको मैं दोनों तरीके से एक्सपेंड कर सकता हूँ ना, बट इसने बोला x की डिसेंडिंग पावर होनी चाहिए, इसका मतलब मैंने x प्लस ए, x को फर्स्ट टर्म मान के ही डिसेंड किया है, तो इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो कैसे आता है, हम बोलते हैं x nc0 x रेज टू पावर क्या होगा n एंड a रेज टू पावर 0, फिर क्या करते हैं हम nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1। अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है x की पावर मेरी, यानी इसको ऐसे ही मुझे एक्सपेंड करना है, और उस एक्सपेंशन में जो मेरी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म है वो ये है, तो फिर मुझे x a और n की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, चीज़ समझ में आई। तो जनरली हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं बट ये डिसेंडिंग की बजाय असेंडिंग बोल देता ना यहाँ पे, तो फिर हम मार खा जाते हैं। ये तो हमारा जनरल प्रोसेस है। अगर मैं असेंडिंग बोल देता तो फिर मुझे a प्लस एक्स रेज़ टू पावर n को एक्सपेंड करता, या फिर लास्ट से मैं वो टर्म निकालता, यानी ये लास्ट से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म होती फिर मेरी। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो इसकी थर्ड टर्म मीन्स T3 निकालो, क्या होगी, T3 मीन्स T2 प्लस 1। तो पहले जो टर्म बोली है वो निकाल लेता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगी, दैट इज nc2 x रेज टू पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2 एंड a रेज टू पावर क्या हो जाएगी 2, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 84। ये पहली चीज़। ठीक है, t फोर्थ टर्म आप अगर इसकी निकालोगे तो मीन्स T3 प्लस 1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू nc3 x रेज टू पावर क्या होगा n माइनस 3 और a रेज टू पावर क्या हो जाएगा 3, एंड दैट इज इक्वल टू 280। एंड नेक्स्ट मुझे गिवन है t फिफ्थ टर्म इसकी गिवन है, दैट इज T4 प्लस 1 हो जाएगी, मीन्स nc4। ठीक है, तो x रेज टू पावर क्या होगी n माइनस 4 और a रेज टू पावर 4, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 560। ये मुझे एक तरह से गिवन है, तो मुझे x a और n की वैल्यू निकालना है। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आई थिंक निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, कैसे करोगे देखो, तो चाहे आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा, मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करके देखो। ठीक है, क्या होता है देखो, सबसे पहले मैं करता हूँ 2 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे 1 से, तो क्या मिलेगा देखो, 2 को डिवाइड करोगे मुझे मिलेगा nc3 x रेज टू पावर n माइनस 3 a रेज टू पावर 3 होल डिवाइड बाय, इस तरफ होगा nc2, ठीक है, x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड a रेज टू पावर 2, एंड दैट इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 84। सॉल्व करो, nc3 डिवाइड बाई nc2। देखो ये तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, हमने थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ncr डिवाइड बाई ncr माइनस 1 अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको लिखता हूँ n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाई r। तब यहाँ पे r का वक्त काम कौन कर रहा है 3, ये r माइनस 1 है नीचे और ऊपर क्या है r है, r का वक्त काम क्या कर रहा है 3, तो ये हो जाएगा मेरा n माइनस r मीन्स 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, हो गया। अब x रेज़ टू पावर n माइनस 3 है डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर माइनस 2 है, बेस सेम हो तो डिवाइड करते हैं पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट, तो x n माइनस 3 में से माइनस करना है माइनस का n माइनस 2, ये अंदर जाएगा तो ये माइनस ये प्लस, तो n से n कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस 3 प्लस का 2 मीन्स माइनस का 1, तो x रेज़ टू पावर माइनस 1, और वी कैन से x को मैं नीचे ही छोड़ देता हूँ, और a क्या हो जाएगी a रेज़ टू पावर 3 है 2 है 3 माइनस 2 दैट इज a इज इक्वल टू क्या है सिंप्लीफाई हो सकते हैं, देखो मैं 14 आई थिंक 14 6
ठीक है, एंड 14 2 जा 20, 2 3 जा एंड 10, ये आ गया 10/3, ठीक है। यानी अल्टीमेटली मुझे ये मिला n - 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू a/x इज इक्वल टू 10/3, और इस देखो 3 से 3 में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मुझे मिल गया n - 2 इंटू a/x इज इक्वल टू 10, ठीक है, हो गया। इसको इक्वेशन नंबर बना लो 4। अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, अब सिंपल सा देखो भाई, 3 को 2 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 3 को 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, अगेन दिस यू गेट NC4, ठीक है। NC4 करोगे x रेज टू पावर n-4 a रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय क्या होगा NC3 x रेज टू पावर n-3 a रेज टू पावर 3, एंड दिस इज इक्वल टू 560 डिवाइड बाय 280। सिंप्लीफाई करो अगेन, तो ये तो देखो 2 जा हो जाएगा सिंपली, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से वही होगा, पावर बचेगी 1। NC4 NC3 को लिख सकता हूँ मैं n माइनस का 4 प्लस का 1 डिवाइड बाय 4 इनटू, ये बचेगा a/x इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 2 ठीक है, और ये हो गया मेरे पास n-4 प्लस 1 मीन्स n माइनस का 3 डिवाइड बाय 4 इंटू a/x इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन बना लो 5। अब इन दो को तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक मेरे पास इक्वेशन ये मिली मुझे, ठीक है, एक क्या मिली मुझे, ये वाली इक्वेशन मिली, और एक इक्वेशन मिली मुझे ये वाली, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इनमें से अब मुझे देख रहे हैं, देखो a/x यहाँ पे भी है और a/x यहाँ पे भी है, आप चाहो तो n भी इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं a/x की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दूँ, तो इस इक्वेशन से अगर मैं a/x की वैल्यू निकालूँ तो वो मुझे मिल जाएगा 10 डिवाइड बाय n-2। ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दो अब, तो ये हो जाएगा n-3 डिवाइड बाय 4 इंटू a/x की वैल्यू मेरी क्या आई, दैट इज 10 डिवाइड बाय n-2, 10 डिवाइड बाय n-2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व कर लो बस इसको, 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है, ये होगा दैट इज 5n माइनस का 15 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 10, तो 4n माइनस 8, n वाली टर्म एक तरफ करोगे तो 5n है, ये इधर आएगा तो ये बचेगा मेरे पास n इज इक्वल टू माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस, तो बचेगा 7। तो n की वैल्यू तो क्या आ गई मेरे पास 7, पहली वैल्यू मुझे मिल गई n की, दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है, n की वैल्यू क्या मिल गई 7, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, देखो यहाँ से मुझे a/x और यहाँ से मुझे a/x की वैल्यू, तो वो तो अगर मैं पुट करूँगा दोनों में तो मुझे सेम मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कुछ अलग से नहीं मिलने वाला, तो क्या कर सकता हूँ मैं ठीक है, तो मुझे इसके अलावा कुछ वैल्यूज चाहिए, तो अब मैं क्या करता हूँ वापस से, अगर मैं यहीं पे वैल्यूज पुट करूँ जो मेरी इनिशियल इक्वेशंस थी जो मेरी निकल के आई थी, ठीक है, यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करो, ठीक है, और वहाँ से n या x की किसी एक की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अब यहाँ से a/x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं n की वैल्यू पुट करोगे तो 10 डिवाइड बाय दिस बिकम योर 10 माइनस n क्या है मेरा 7, दिस बिकम योर 5, तो दिस सिंपली बिकम 2। तो a/x की वैल्यू तो मेरी आ गई 2, एक वैल्यू तो मुझे ये मिल गई a/x की ठीक है। अब दूसरा मैं किसी भी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 7c2 x रेज टू पावर 7 माइनस 2 दैट इज 5 a रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू है a/x की वैल्यू, तो a की निकालूँ तो मैं a इक्वल टू 2x लिख दूँ यहाँ से, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। 7c2 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 x, ठीक है, x इज टू पावर 5 मेरा एज इट इज, और a को मैंने क्या लिखा है, a को मैंने लिखा है 2x, तो a की जगह रख दो 2x का स्क्वायर करोगे दैट बिकम 4x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 84, ठीक है। बाकी को सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 2 से आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 42, 7 6 जा 42, क्या बचा x इज टू पावर 7, 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x अगर 1 है तो मेरे पास a इज इक्वल टू क्या था 2x, तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 2, तो तीनों वैल्यू मिल गई, n क्या आया 7, x क्या आया 1, a क्या आया 2, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन में टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी आई थिंक किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन जो था टाइम कंज्यूमिंग था, तो
पहले मैंने इनको डिवाइड किया। आप वैसे भी कर सकते हो कि डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, फिर किसी 2 की वैल्यू निकाल के तीसरे में पुट करो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये ऐसे आसान पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो मैनिपुलेशन था तो थोड़ा टफ था, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड ए इफ द 17 एंड 18 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। आई थिंक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17th और 18th टर्म ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। तो 17 टर्म कैसे निकालोगे, दैट इज सिंपली, चलो करके दिखा देता हूँ, दैट इज 50, तो 50 C 16 सॉरी, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर क्या होगा, 50 माइनस 16, 2 रेज़ टू पावर 50 माइनस 16 आप करोगे तो आपको मिलेगा 34, ठीक है। और a रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, दैट इज 16 इज इक्वल टू, टर्म पूरी की पूरी इक्वल है, कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा, 17 18 टर्म्स आर इक्वल, इज इक्वल टू 50 C 17 2 रेज़ टू पावर 33 a रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। सॉल्व कर लो बस, ठीक है। क्या मिलेगा, 2 रेज़ टू पावर 33 है, इससे पावर कैंसिल आउट, क्या बचेगा मेरे पास 2 रेज़ टू ओनली 2, a रेज़ टू पावर 16 से ये कैंसिल आउट करोगे तो a रेज़ टू पावर बचेगा 16, मेरे पास आ गया 15। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, क्यों, 1 इक्वल टू, मैंने इसको दिया 50 C 17 डिवाइडेड बाय 50 C 16 इंटू ए मेरा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये देखो NCR डिवाइड बाय NCR माइनस 1 का फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली, तो मुझे इसको एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, तो इंप्लाइज दैट मुझे क्या मिलेगा, 1 मेरा एज इट इज, ऊपर हो जाएगा मेरा 50 मीन्स N माइनस R प्लस 1 डिवाइड बाय R इंटू ए मेरा एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, 17 उधर चला जाएगा, ठीक है। 50 प्लस 1 51 माइनस 17 कर दो तो क्या बचेगा 34, प्लस का 34 उधर जाएगा तो माइनस का 34 इट्स इक्वल टू ए, सॉरी भाई प्लस माइनस कैसे कर रहे हो, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड बाय 34, इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब चाहो तो इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हो कि इधर से इसको एक्सपेंड कर लो, इधर से इसको एक्सपेंड कर लो, जैसे हम फैक्टोरियल सॉल्व कर सकते हैं वैसे कर सकते हो, बट अगर आइडेंटिटी लगाओगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बायनोमियल एक्सपेंशन जितना आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सिर्फ IIT JEE में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिलेबस से हट के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है, जब उनके लेक्चर बनाएंगे तब उनकी बातें करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।